फ्रेंड्स, टुडेस आवर टॉपिक इज असेसमेंट ऑफ फर्म। हम असेसमेंट ऑफ फर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि असेसमेंट ऑफ फर्म, असेसमेंट और फर्म से क्या मतलब है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग असेसमेंट। असेसमेंट मीन्स होता है कैलकुलेशन ऑफ इनकम ऑफ ऑल द 5 हेड, मीन्स पीजीबीपी से, एचपी से, सैलरी से। लेकिन फर्म की मेनली सैलरी से कोई इनकम नहीं होती, तो इसके लिए 4 हेड हम बोल सकते हैं। सेकंड इज फर्म। फर्म क्या होती है? कोई भी एंटाइटी जो प्रॉफिट मेकिंग के पर्पज से सेल परचेज करती है गुड्स का या सर्विस का, तो उसे हम फर्म बोल सकते हैं। अब असेसमेंट ऑफ फर्म क्या होगा? जब भी हम फर्म की इनकम कैलकुलेट करते हैं पांचों हेडों से, तो हम उसे असेसमेंट ऑफ फर्म कहते हैं। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्म? अब पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है। पार्टनरशिप फर्म वो होती है जब दो या दो से अधिक, यानी कि 2 एंड मोर देन 2 पर्सन्स आर एग्री इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। दो या दो से अधिक लोग आते हैं कॉन्ट्रैक्ट में और एग्रीमेंट करते हैं कि हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे, तो उसे पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। पार्टनरशिप फर्म में ये जरूरी नहीं है कि सारे वर्कर्स काम करें, हो सकता है 2-3 पार्टनर्स काम करें, 2-3 स्लीपिंग पार्टनर्स हो सकते हैं। अब टाइप ऑफ द फर्म की बात करेंगे। फर्म मेनली 2 टाइप की होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है हमारी, उसमें जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, वो जो कि एज पर रूल पार्टनरशिप डीड में दी होती है। उससे ज़्यादा हम कभी भी उनसे नहीं मंगवा सकते, चाहे कुछ भी हो। इन केस अगर फर्म को लॉस भी होता है तो भी फर्म अपनी कैपिटल्स को बेच सकती है, लेकिन पार्टनर्स की नहीं। और जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म होती है, उसमें जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। मीन्स अगर इन केस फर्म को लॉस होता है तो क्रेडिटर को पैसे देने के लिए जो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी है उनको भी सेल किया जा सकता है। इसको अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। अब ये तो हो गया जनरली, लेकिन अब इनकम टैक्स पर्पज़ के अकॉर्डिंग तो पार्टनरशिप फर्म होती है, उसको एक अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। मीन्स ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है और अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, इनको आगे इनकम टैक्स के पर्पज़ से 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फुल एक तो वो होती है जो फुलफिल करती है सेक्शन 84 की कंडीशन, दूसरी वो होती है जो कि सेक्शन 84 की कंडीशन फुलफिल नहीं करती। जो सेक्शन 84 की कंडीशन फुलफिल करती है, हम फर्स्टली तो उनका कैलकुलेशन वैसे ही करते हैं जैसे ऑल अदर हेड्स में पीजीबीपी में करते आए हैं, जो कि कंपनी में करते थे या फिर किसी भी और हेड में करते आए हैं। पीजीबीपी की कैलकुलेशन वैसे ही होती है, लेकिन इसमें क्या करते हैं कि जो हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं ना, उसमें से जो पार्टनर को इंटरेस्ट देते हैं उनकी कैपिटल पे, उनको जो रेमुनेशन देते हैं, बोनस देते हैं, कमीशन देते हैं, उनकी डिडक्शन हमें मिल जाती है बाद में। और जो सेक्शन 84 की कंडीशन फुलफिल नहीं करते, उनको ऐसी कोई कंडीशन नहीं मिलती। उनको जो बोनस दिया है उन्होंने अपने पार्टनर्स को, उनके लिए उनको डिडक्शन नहीं मिलती, और उनके लिए जो प्रोविजन है वो सेक्शन 85 का लागू हो जाता है। इनमें बस यही मेन डिफरेंस है। लेकिन इनकी जो कैलकुलेशन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, उनमें इनकम टैक्स पर्पज़ के अकॉर्डिंग कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब हम बात करेंगे कि वो कैन बी पार्टनर ऑफ ए फर्म। मीन्स पार्टनर्स कौन कौन हो सकते हैं फर्म के जो पार्टनर्स है, कोई भी हो सकता है। वैसे तो इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी हो सकती है, एचयूएफ का कोई भी मेंबर हो सकता है, फर्म हो सकती है। अब इनके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअल्स कोई भी इंडिविजुअल होगा वो साउंड माइंड का हो सकता है पार्टनर। एक माइनर भी एक पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट के पर्पज से पार्टनर्स हो सकता है, लेकिन वो जो भी काम करेगा उसके लिए जो दूसरे पार्टनर होंगे वो रिलायबल्स होंगे, मतलब कि वो रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके कोई भी एक्ट के लिए। और जो है ना माइनर एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 मेजर्स होना जरूरी है। मीन्स 2 एडल्ट पर्सन होंगे तभी हो सकती है। अब सेकंड इज एचयूएफ। वैसे तो एचयूएफ हो नहीं सकती, फर्म में कभी भी पार्टनर नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि करता जाए और वो फर्म को ज्वाइन कर ले और वो पूरी रिप्रेजेंट कर दे एचयूएफ को। नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर हो सकता है कि 2-3 पार्टनर्स फर्म के और उनकी जो लाइबिलिटी हो वो अनलिमिटेड हो, तो ऐसे केस में जो एचयूएफ की पूरी प्रॉपर्टी होगी या फिर कुछ एसेट्स होगी जो एचयूएफ की बेसिक होगी, एसेस्टल प्रॉपर्टी होगी, उनको भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, हम अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए। एक कंपनी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो सकती है। एज पर रूल ये कहता है कि कंपनी भी तो एक एंटाइटी है, तो वो भी ज्वाइन कर सकती है फर्म। एक फर्म कभी भी दूसरी फर्म को पार्टनर्स नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन एक चीज़ हो सकती है कि एक फर्म
दूसरी फर्म के साथ अमलकमेशन कर सकते हैं, जिससे उसके पार्टनर्स का प्रॉफिट का शेयर बढ़ जाता है। तो इसको कहते हैं फर्म। तो हमने पार्टनर्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि असेसमेंट ऑफ फर्म मतलब इनकम की असेसमेंट हम कैसे करेंगे। जो इसके लिए दो होती है, असेसमेंट ऑफ फर्म एज अंडर सेक्शन 84 मीन्स 84 के अंदर हम इनकम असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि सेक्शन 84 जो फुलफिल करेगी उनके लिए फर्म कौन सी होगी, मतलब फर्म को कैसे मानेंगे कि वो फर्म है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि फर्म को एक एविडेंस इंस्ट्रूमेंट मतलब पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट करना पड़ेगा, और जो पार्टनरशिप डीड उसने प्रेजेंट किया उसके अंदर ये भी बेसिकली लिखा हुआ होना चाहिए कि इस पार्टनर का कितना कितना शेयर है, ये भी उसके अंदर प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। जो इसका सेकंड पॉइंट है वो कहता है कि जो अपने रिटर्न्स फाइल किया है ना उसके साथ भी वो स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट मीन्स पार्टनरशिप डीड उसके साथ अटैच करनी पड़ेगी। थर्ड इज इफ एनी फर्म इज असेस्ड एज ए फर्म फॉर द असेसमेंट ईयर, मतलब कि इस ये हो गया हमने इस बार असेसमेंट कर ली उसकी फर्म के वर्ष पर, तो अगले भी वो असेसमेंट फर्म के बेस पे ही करेंगे। ये नहीं है कि आज हमने फर्म के बेस पे कर ली कल कंपनी के बेस पे कर ली। हाँ, लेकिन अगर कोई चेंज होता है कंपनी में या अपनी फर्म में तो उस चेंज की सर्टिफिकेट कॉपी हमें देनी पड़ेगी साथ में इनकम टैक्स को डिपार्टमेंट में जो हम रिटर्न फाइल करें उसके साथ अटैच करेंगे। और इसका जो फिफ्थ पॉइंट है, एनी फेलियर ऑफ द कंपनी विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 144, जो अपना सेक्शन है 144 उसमें अगर फेलियर हो जाती है कंपनी तो फर्म है अपनी इनकम कैसे असेस करेगी। कंपनी ने मीन्स इसका मतलब ये है कि सेक्शन कंपनी ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की या फिर वो बिलेटेड रिटर्न हो गई या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो गई, तो उसने जो भी अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया है, रेमुनेशन दिया है, कमीशन दिया है, उसे उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। और जो उसने अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट रेमुनेशन की डिडक्शन उसे नहीं मिली है, तो जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिला है, रेमुनेशन मिला है, उनकी भी जो उनकी इंडिविजुअल इनकम कैलकुलेट करेंगे उसमें भी उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब हम बात करेंगे कि कंपनी कब मतलब फर्म कब फुलफिल नहीं करती सेक्शन 84। अब सेक्शन 84 फुलफिल नहीं करेगी तो उसके लिए हम एसेस करेंगे इनकम, तो उसमें क्या करेंगे, तो जो फर्म की इनकम है ना उसको हम सेक्शन 85 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे फर्स्टली। तो सेकंड उसके अंदर कोई भी डिडक्शन नहीं देंगे, मीन्स पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू का पार्टनर्स, रेमुनेशन टू पार्टनर, कमीशन, उसकी भी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। थर्ड वन इज जो पार्टनर्स की इनकम कैलकुलेट करेंगे उसके अंदर भी इनके लिए कोई ऐड नहीं करेंगे हम। पार्टनर्स के इंडिविजुअल इनकम में रेमुनेशन, कमीशन, इंटरेस्ट इनको कोई भी एडिंग नहीं दी जाएगी। अब हम ये बात करेंगे कि कंप्यूटेशन ऑफ द फर्म इनकम कैसे कर सकते हैं, हम कंप्यूटेशन कैसे करेंगे फर्म की इनकम का। तो फर्म की इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कि वो सेक्शन 84 की कंडीशन फुलफिल करी है या नहीं। मीन्स ये बेसिक नीड है हमारी कि हम देखें कंपनी फुलफिल करेगी तो हम रेमुनेशन को लेस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो अब हम बात करेंगे कि वो कंपनी जो सेक्शन 84 को फुलफिल कर रही है, जो कंपनी सेक्शन 84 को फुलफिल कर रही है उसके लिए हम पहले जैसे हम निकालते आए हैं वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस हमने बुकों के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो लॉसेस लेस नहीं होने थे हम उनको ऐड कर देंगे। मीन्स जो भी हमारे इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस हैं उनको हम ऐड कर देंगे, लाइक इंटरेस्ट चार्ज किया है हमने एक्सेस ऑफ 12%, हमने किसी सैलरी दे दी हमें देनी नहीं थी, या फिर कोई और अदर एक्सपेंसेस जो कि हमें इनकम टैक्स अलो नहीं करता जैसे कि बैड डेट रिजर्व, इनको भी सारों को ऐड कर देंगे। रेमुनेशन जो पार्टनर दिए हैं उनको भी एक बार के लिए हम ऐड करेंगे। और जो लेस करेंगे हमें इसमें से इनएडमिसिबल एक्सपेंस लाइक डेप्रिशिएशन को जो हमें इनकम टैक्स कहता है कि लेस करो, हम उनको लेस कर देंगे। और नॉट चार्जेबल अंडर दिस हेड इनकम्स जो भी होगी हमारी अदर सोर्सेज से उनको भी हम लेस करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास क्या आएगा, बुक प्रॉफिट आएगा। हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी हम बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और बुक प्रॉफिट से जब नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो हम कभी भी उसके अंदर से बोर्ड फॉरवर्ड लॉसेस या फिर अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन कभी भी लेस नहीं करते। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हमने बुक प्रॉफिट तो कैलकुलेट कर लिया, अब हम नेट प्रॉफिट कैसे निकालें। तो बुक प्रॉफिट जो हमने निकाला है उसमें से हमें रेमुनेशन जितना भी हमने पार्टनर्स को दिया है उसको लेस करना होता है। लेकिन रेमुनेशन को तो हम लेस कर देंगे, लेकिन हम ये देखना पड़ेगा कि हम कैसे लेस करें। तो इसके लिए 2 टाइप्स हो सकते हैं, या तो कंपनी को लॉस हुआ हो बुक प्रॉफिट के अंदर या प्रॉफिट हुआ हो। अगर उसको प्रॉफिट हुआ हो
तो हम इसके लिए दो कंडीशंस लागू होगी। हमने एक्चुअल में कितना पेड किया है, सेकंड इज स्टैंडर्ड लिमिट जो कि 1.5 लाख किया है, और हम ये देखेंगे कि फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ है। अगर 3 लाख से ज़्यादा है तो 3 लाख तक हम 90% कैलकुलेट करेंगे, और जितना रेस्ट ऑफ बच गया उसका 60% दोनों को ऐड कर लेंगे और उसकी कंपैरिजन करेंगे 1.5 लाख से। अगर जितना जोन सा भी हायर होगा उसको टेक ओवर कर लेंगे। इसके बाद जो टेक ओवर किया है उसको एक्चुअल से कंपेयर करेंगे, जो भी लेस होगा उसको हम बुक प्रॉफिट से लेस करेंगे, इससे हमारा आ जाएगा बुक नेट प्रॉफिट। सेकेंड इज लॉस हुआ हो, मान लेते हैं कि बुक प्रॉफिट में लॉस हुआ, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमने एक्चुअल कितना पेड किया है, लॉस हुआ है तो इसमें केवल स्टैंडर्ड लिमिट को करेंगे, बाकी कुछ नहीं लेते। स्टैंडर्ड लिमिट अपनी कितनी है वो चेक करेंगे, जो हमने 1.5 लाख किया है, और इनमें से भी हम ये देखेंगे कि विच एवर इज लेस, जो भी लेस होगा उसको हम मान लेंगे और उसको लेस कर देंगे, इससे हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट ऑफ फर्म। ऐसे हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी अंडर द हेड ऑफ पीसीबीपी। इसके बाद हम अदर सोर्सेज की इनकम को इसमें ऐड कर देंगे, एचपी की, पीसीबीपी की, और इससे आ जाएगी टोटल इनकम ऑफ फर्म। आज के लिए इतना काफ़ी है फ्रेंड्स, थैंक यू।